तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर जो कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 24 फैब को, जी हाँ बच्चों 24 फरवरी 2023 को जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है ये सैंपल पेपर जो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल के आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होने के बहुत ज्यादा संभावना है, चांसेस से कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और साथ ही साथ जो हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे ना भैया, वही पैटर्न में कल का आपका पेपर आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और हाँ, जो हम लोग ये सैंपल पेपर कर रहे हैं, ये हमारा इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने इस सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो होगा ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया है तो चंगा सी भैया ये वाला पार्ट भी जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा कल के पेपर के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, और इंग्लिश का जो पेपर होगा कल आपका 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो हम लोग सेट कर रहे हैं सैंपल पेपर वाला, ये सेट नंबर 4 है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा कल के पेपर के अंदर, उसमें जो सेट होगा आपका, सेट 1 से लेके 4 तक कोई सा भी सेट आपका हो सकता है। और मैंने चारों सेट आपको करवा दिए। ये वाला वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपने चारों सेट कर लिए। इसका मतलब ये है कि सेट 1 भी मैंने आपको करवा दिया, 2 भी, 3 भी और 4 तो हम लोग करने ही वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चारों के चारों सेट के सैंपल पेपर मैंने आपको करवा दिए। अगर आपने उन सैंपल पेपर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कहाँ मिलेगा वो वीडियो, तो चैनल पे जाएंगे, एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है जहां पर आपको वीडियोस देखने को मिलता है, एक सेक्शन होता है जहां पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलता है। तो उसी प्लेलिस्ट के अंदर एक सैंपल पेपर 2022-23 करके आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को ओपन जैसे ही आप करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के, न केवल इंग्लिश के बल्कि आप जियोग्राफी कह लीजिए, आपका पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, जो भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम लोग डालते जाते हैं, उस एक प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी वीडियोस को ऐड करते जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इससे पहले वाले सैंपल पेपर्स को, इंग्लिश की सैंपल पेपर्स को, तो जरूर जाकर के उस प्लेलिस्ट के अंदर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोड नंबर आपको देखने को मिलेगा। नीचे चलेंगे तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसको अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके नीचे चलूं तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, जिसको आप हिंदी में सामान्य निर्देश भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपके पेपर के बारे में आपको बता रखा है कि 15 मिनट का आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पेपर को जो 3 घंटे का टाइम मिलता है, उससे एक्स्ट्रा जो 15 मिनट का टाइम मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपका ये जो इंग्लिश का पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, आपका रीडिंग वाला, राइटिंग वाला और लिटरेचर वाला, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में रीडिंग और राइटिंग वाला सेक्शन करवा दिया है। ये जो हम लोग कर रहे हैं अपना पार्ट 2 वाला वीडियो, इसके अंदर हम लोग सेक्शन सी को पूरा कवर अप करेंगे, जिसके अंदर आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आ जाता है। लिटरेचर बोले तो आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और उनका आंसर आपको देना है। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। प्रीवियस सैंपल पेपर्स की वीडियोस में जो मैंने इंग्लिश की डाली है, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो कल जो आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सेक्शन सी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, यानी कि बुक से आपका मतलब जो भी बुक है आपका, यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्टास, उसके अंदर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है। और यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात ये है कि आपका ये अकेला सेक्शन 80 में से 40 नंबर का तो केवल और केवल सेक्शन सी आने वाला है। सोच रहे हैं 80 नंबर का तो टोटल आपका पेपर ही कल होगा, और उसमें से 40 नंबर का तो केवल सेक्शन सी आ रहा है भैया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए हमारा मोटिवेशन का लेवल ना मंगल से लेकर चांद तक ले लीजिए, बुध ग्रह ले लीजिए, या पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है।
धरती से एकदम समझ लीजिए रॉकेट बन के उड़ जाता है। तो इतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। बस आप लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि देखिए एक सैंपल पेपर को आपके सामने लाने में, क्योंकि एक सैंपल पेपर कितने देर का होता है, अराउंड मैक्सिमम जाएगा तो 1.5 घंटे का, ठीक है। तो उसको लाने में ना भाई बहुत मेहनत लगता है, 5 से 6 घंटे का मेहनत लगता है एक सैंपल पेपर की वीडियो डालने में। तो अगर आप लाइक करते हैं ना तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और भी इसी प्रकार की वीडियोस को डालने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस आप मतलब देखते रहें और इसी तरह से अवेयर रहें, जागरूक रहें अपने पेपर्स को लेकर के कि कैसा हमारा पेपर आएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो चैनलवा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी तो आपका सिर्फ इंग्लिश है कल, उसके बाद जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सबके पेपर्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी हो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे दिया है, उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस है उनका आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर चौथे के पहले में बोल रहा है कि अटेम्प्ट 1 ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट गिवन, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, उसमें से कोई एक आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पर पहला एक्सट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ये हमारा दे रखा है आपका जो गर्मी का मौसम होता है ना, उसके ऊपर दे रखा है कि हॉट सीजन जो होता है, द मिड फॉरेस्ट जो है सो कि ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग, इस तरह से करके आपका यहाँ पर दे रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी कि जो आपने ये एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। क्या है हमारा, हैव हर्ड अलेसन डैश ऑक्सीमोरन, यानी कि अनुप्रास डैश ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो वो है हमारा माइट डैड, यानी कि पराक्रमी मृत यहाँ पर आएगा आपका, ये वाला जो है ना वर्ड, ये यहाँ पर यूज होगा, देन हमारा क्या होगा, ये एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज बेस्ट इंडिकेट्स द फ्रेज मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि इनमें से कौन सा मध्य जो सो कि ब्रेक वाक्य को अच्छी तरह इंगित करता है। तो वो है हमारा मास ऑफ सर्व्स, यानी कि झाड़ियों का जो समूह है ना, वो इसको सही तरह से प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं आपको बोलता हूँ पैसेज को ध्यान से पढ़िए, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है भाई आपको। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दिस ब्रिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार इनमें से कौन मानव जीवन में आनंद लाता है। तो वह लाता है बच्चों आपका यहाँ पर जैसे कि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, यानी कि आपका सुगंधित फूल, और साथ ही साथ इनहैंटिंग स्टोरीज, यानी कि करामाती कहानियां। तो ये दो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी थर्ड एंड फिफ्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर बोल रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। ये जो सेंटेंस है इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या है भैया कि व्हेन द पोएट मेंशन एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ही रेफर्स टू, ये क्या रेफर करता है भैया, तो ये रेफर कर रहा है हमारा यहाँ पर ये इस तरह की चीजें कि द इटर्नल जॉय दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव, यानी कि वह शाश्वत आनंद जो सुंदर वस्तुएं देती है। वो शाश्वत आनंद का मतलब होता है कि जो कभी ना खत्म होने वाली चीजें जो होती है ना, कभी ना खत्म वाली खुशी जो होती है ना, जो ऐसी हैप्पीनेस होती है जो कभी आपका खत्म ही नहीं होगा, वही यहाँ पर ये चीजें हमें देता है। इसीलिए जो पोएट है यहाँ मेंशन करता है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे वाली लाइन भी आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से कर दिया मैंने, क्योंकि इसके आगे वाला ये जो है ना, द एवर लास्टिंग जॉय थिंग ऑफ ब्यूटी जो है सो कि ब्रिंग, ये वाला लाइन भी आप यूज कर सकते हैं आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है भैया कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि आपको जो ये दो स्टेटमेंट दे रखा है उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट के अंदर सही है आपका एक तरह से,
तो यहाँ पर है ब्यूटीफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डाइविंग करके दे रखा है, यानी कि सुंदर वस्तुएं परमात्मा का आशीर्वाद होती हैं। बिल्कुल ठीक है भैया। यहाँ पर दूसरा क्या है कि ब्यूटी इज एन आउटकम ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि सौंदर्य कल्पना का परिणाम है। सुंदरता जो होता है वो कल्पना का परिणाम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो पहला वाला ये जो लिया गया है वो आपका एक्सट्रैक्ट के अंदर से लिया गया है, दूसरा वाला बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टोन जो है ना बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर की बातों को, जो पोएट का टोन है, यानी कि इनमें से कौन जो कवि के लहजे का सबसे अच्छा वर्णन करता है, उसका कवि का जो टोन है ना इस एक्सट्रैक्ट के अंदर उसके बारे में बताता है। तो वो है हमारा यहाँ पर चिंतनशील कह सकते हैं, चिंता वाला होता है ना बंदा, वैसे वाला आप यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ पर मिल जाएगा आपको चॉइस मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हुआ तो सेम है, यहाँ पर आपका एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। और ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों, कीपिंग क्वाइट से। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है पहले के बी में। इसके बेसिस पे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज यूज द सेम पोएटिक डिवाइस as used in the third line of the extract, यानी इनमें से कौन उसी काव्य उपकरण का उपयोग करता है, पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जैसे कि आपका एक्सट्रैक्ट की तीसरी लाइन में उपयोग किया गया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द एब्सेंस ऑफ हिज प्रेजेंस वाज फेल्ट, यानी कि उनकी परिस्थितियों का अभाव महसूस किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई द लाइन और फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, यहाँ पर कि ह्यूमंस आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में शामिल है। तो ये आपको बताना है जो Those who prepare green war, यानी ग्रीन वॉर्स कहने का मतलब ये जो हरित युद्ध करना चाहते हैं, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए बेसिकली क्या बोला था कि फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर से उस पंक्ति को चुनना था जो यहाँ पर सुझाव देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ग्रीन वॉर के बारे में आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर इनमें से कौन कवि का सबसे अच्छा वर्णन करता है भैया। तो यहाँ पर वर्णन करता है हमारा, पहला तो कवि विवेकपूर्ण था और दूसरा जो है कवि जो था आपका क्या था, आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था। तो यहाँ पर ये दो चीजें जो है ना वो कवि को सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है भैया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन द पोएट सेज दैट people who participate in wars would put on clean clothes, he means that they should dash, कहने का मतलब ये है कि जब कवि कहता है कि जो लोग युद्ध में भाग लेते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं, कपड़े का मतलब है कि उन्हें डैश होना चाहिए, तो उन्हें स्टार्ट अफ्रेश होना चाहिए, बिकम नॉन वायलेंट होना चाहिए और एडॉप्ट पीस होना चाहिए, यानी कि शुरुआत करने वाले होने चाहिए, अहिंसक बनना चाहिए, उनको शांति को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू 1 and 2। यहाँ पर आपको दो ये इस तरह से दे दिया है स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नॉट एवरी विन इज अ जोशो की ट्रम्प, यानी कि कह रहा है कि हर जीत नहीं होती है और सेल्फ रिफ्लेक्शन इज क्रूशियल टू इवोल्यूशन, यानी कि विकास के लिए आत्म प्रतिबिंब महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर होगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही है भैया हमारा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज एन जो है सो कि एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट है उसके लिए सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा टाइटल बन जाता है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द डिजायर फॉर रिन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरण की इच्छा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि यार मोटिवेशन बढ़ता है यार, तो लाइक कर दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी कोई आपको एक एक्सट्रैक्ट को अटेंड करना है और दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। दूसरे के पहले में यहाँ पर यानी कि सेकंड के ए में ये आपका मिस्टर लैम्ब और डेयरी वाला एक्सट्रैक्ट दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, और ये जो है आपका ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे कि why did dairy avoid people, यानी कि जो डेयरी थे ना हमारे, वो लोगों से दूर क्यों रहा करते थे या रहते थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे डेयरी यूज टू अवॉइड पीपल बिकॉज जो है सो कि रिस्क्लूसिव एंड जो है सो कि इंट्रोवर्ट एक्चुअली हिज फिजिकली जो है सो कि डिफॉर्मिटी टुक अ टूल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। ही perceived that everybody was looking at एंड थिंकिंग अबाउट हिम, यानी कि डेयरी जो थे वो लोगों से दूर रहता था। वो इसलिए रहता था क्योंकि दरअसल उसकी शारीरिक विकृतियों के कारण उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। यानी कि भैया वो फिजिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा तो फिजिकली उसका क्या था, फेस बर्न था, ठीक है। देखा जाए तो वो लोगों से दूर रहता था क्योंकि कहीं ना उसको एक होता है ना कि हाँ भाई लोग क्या कहेंगे, वैसी वाली भावना उसके अंदर थी। इसीलिए डेयरी जो था पीपल यानी लोगों को अवॉइड करता था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्या पूछ रहा है कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंस डेयरी, यानी कि जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने डेयरी को कैसे प्रभावित किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो वो इस प्रकार से किया कि लैम्ब टेल्स दैट ही इज ओल्ड एंड हैज अ टीन लेग, यानी कि जो है सो कि लैम्ब जो है मिस्टर लैम्ब वो बताते हैं कि वह बूढ़े हैं और उनके पास एक टीन का पैर है। चिल्ड्रंस जो है सो कि डीज हिम कॉलिंग लैमी लैम, यानी कि जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर लैमी लैम कह करके चिढ़ाते हैं। स्टिल दे कम टू हिज गार्डन, यानी कि फिर भी वो अपने गार्डन में आते हैं, बगीचे में आ जाते हैं। दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ हिम बिकॉज ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ देम, यानी कि वे उससे नहीं डरते हैं क्योंकि वह उनसे मतलब उनके माइंड में है ना कि कोई भी कुछ भी कहे यार, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। He is never bored about his old age and a teen leg as life has many more things to offer, यानी कि वो कभी परेशान नहीं होते क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ है देखने को, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, भाई मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, या लोग मुझे ये कहेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे। अगर आप इन चीजों में फंस करके रह जाओगे तो भैया बहुत दिक्कत वाला बात है, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और आपका काम है करना। अगर आप करके दिखाओगे तो दुनिया वाले चुप हो जाएंगे। जैसे कि होता है ना, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स रिजल्ट आता है तो कैसे रिश्तेदारों का फोन आने लग जाता है, पूरे साल भर या सालों साल तक तो आपको याद नहीं करेंगे, उसके बाद तुरंत कॉल करेंगे, हाँ बेटा कितना नंबर आया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। आप बोलोगे अंकल आ गया अराउंड 100 में से, मतलब 100 में से मेरे परसेंटेज बने हैं कुछ यहाँ पर 98% बन गए मेरे बोर्ड एग्जाम में। 98% बन गए, ओरी तेरी की ओरी बाबा, और पूरा गांव में झंडोरा पीट देंगे, उरी बाबा देखिए बचवा का 98% बढ़ गया, हमारा लड़का का तो 97 ही आया है, और उसका लड़का बेचारा इतना मेहनत करके 97 लाया, उसको दो लाठी मारेंगे, बोलेंगे 97 लाया। देख यहाँ गुप्ता की जी का लड़का जो है यहाँ पर देखो 98% ले आया, कैसे तुम इतना कम लाया है, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया की परवाह मत किया कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर लैम्ब बिलीव दैट डेयरी वांट टू टर्न बैक बिकॉज ऑफ घी, यानी कि जो लैम्ब थे ना उनका मानना था कि डेयरी उसकी वजह से वापस लौटना चाहता था क्योंकि वह ही वाज अफेयर्ड ऑफ मिस्टर लैम्ब, यानी कि वह मिस्टर लैम्ब से डरता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट मिस्टर लैम्ब फील जो है कि हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट बिकॉज, यानी कि जो श्रीमान लैम्ब जी जो थे ना वो बच्चों की जो टिप्पणियां थी उससे आहत क्यों नहीं हुआ करते थे, यानी कि जो बच्चे उन पे कमेंट करते थे लैमी लैम्ब आ गया, लैमी लैम्ब आ गया, 3 लैग वाला आ गया, तो बच्चे उनको इतना कमेंट करते थे तो उससे ज्यादा मतलब होता है ना कि इतना ज्यादा फर्क ना पड़ना, तो ऐसा क्यों होता था,
क्योंकि he thought that it suits him, यानी कि उसने सोचा कि यह उसके अनुरूप है, उसको सूट करता है, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, यानी चॉइस दे देगा एक तरह का। मान लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अथवा दे दिया बेसिकली आपको। ठीक है, चलिए इसके नीचे में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुछ इस तरह का एक्सट्रैक्ट आपका दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। क्या है भैया कि द राइटर रेफर टू हरसेल्फ एज अ वुडन पपिट बिकॉज, यानी जो राइटर है अपने आप को एक कठपुतली क्यों बताता है, क्योंकि सी बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, यानी कि वह दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए वो अपने आप को एक पपी के रूप में, एक लकड़ी का कठपुतली होता है ना, उसके रूप में दिखा रहा है। इसके आगे वाली लाइनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर के रूप में। ठीक है, कोई एक लाइन आपको लिखना है, जैसे कि ये है ना, इसके इधर वाली लाइन लिख दीजिए या इधर वाली लिख दीजिए, कोई एक लाइन लिखना है। आंसर में मैंने बहुत सारा लिख रखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि which of these best describe the change in the author's attitude from the beginning to the end of the extract, यानी कि इनमें से कौन सा लेखक के दृष्टिकोण, यानी उनका जो एटीट्यूड था उसमें परिवर्तन को सबसे अच्छा वर्णन करता है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग से लेकर के एंड तक। तो वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह के बाद जो निराशा होती है ना उसको यहाँ पर दिखाता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ दिस कैन बी जैसे कि बेस्ट यूज एज अ टाइटल फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक अच्छे टाइटल के रूप में यूज किया जा सकता है इस एक्सट्रैक्ट के लिए। तो वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, द सी ऑफ टर्मोइल, यानी कि उथल पुथल का सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इन वन सेंटेंस स्टेट व्हाई द राइटर यूज द फ्रेज नो ऑफ विल रेफरिंग टू हर हेयर बीइंग कट, यानी कि एक वाक्य में बताइए कि लेखक ने गुनो ऑफ वाक्य का प्रयोग क्यों किया उसके बाल काटे जाने का जिक्र करने के लिए। तो वो इसीलिए टू इंडिकेट द वायलेंट नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि जो घटिया कानून था ना, वो अहिंसक अधिनियम कानून था ना, उसको इंगित करने के लिए उसने ऐसा यूज किया गुनो ऑफ का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाली लाइन भी आप आंसर में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी आपका वही एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट अटेंड करना है और 6 नंबर का रहने वाला है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरे के ए में आपका कुछ इस तरह से एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ये चंपारण वाला दे रखा है, गांधी जी वाला। ठीक है, ऐसे चंपारण का जो एपिसोड था, एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ के अंदर, तो वही सारी बातें इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बता रखी है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इन द एक्सट्रैक्ट द फ्रेज लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू, किसको यहाँ कमिटमेंट हो रहा है, सर्टेन आइडियोलॉजी को। किसको हो रहा है यहाँ पर, सर्टेन आइडियोलॉजी को, यानी कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में वाक्यांश अमूर्तता के प्रति वफादारी एक मजबूती को संदर्भित करता है। तो वह किसके प्रति वचनबद्धता है, यानी कमिटमेंट कर रहा है कुछ विचारधाराओं के प्रति, यानी कि सर्टेन आइडियोलॉजी के प्रति। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो कि सिलेक्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी एनालॉजी को आपको कंप्लीट करना है। क्या है भैया कि चेंज, ट्रांसफॉर्म, जो कि रिलीव, यानी कि आपका परिवर्तन और राहत, और उसके बाद आएगा आपका अलेविटी, यानी कि शांत करना। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ गांधीज एक्शन वाज टू, यानी कि यहाँ पर गांधी के जी के कार्यों का प्रथम उद्देश्य क्या था, मेक इंडियन सेल्फ रिलायंट, यानी कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे मोदी जी आप देखते ही होंगे कि मोदी जी क्या बनाते हैं, भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। 2014 से ही वो बोल रहे हैं, 2014-15 से कि आत्मनिर्भर बनो, चाइना उना पे डिपेंड मत रहो, चाइना लोग बहुत खतरनाक है भैया। ठीक है, क्या होता है, चाइना का सामान चले तो चांद तक, वरना रात तक भी नहीं हो जाता है। तो वही चीज है, यहाँ पर गांधी जी भी बोलते हैं कि भैया अंग्रेज पे डिपेंडेंट मत रहो, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो। नमक वो बनाओगे ना तो खुदे का बनाना, अपना नमक बनाओगे तो कितने रुपए का खरीदोगे, 10 रुपए का खरीदोगे, और यहाँ अंग्रेज लोग नमकवा बना करके देगा तो आप वही 100 रुपए में खरीदोगे। तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट,
यानी कि इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक उद्देश्य जो है इस एक्सट्रैक्ट का उसको सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी। इट शो हाउ गांधीज पोजीशन इन द चंपारण स्ट्रगल रिफ्लेक्टेड हिज पॉलिटिकल व्यूज, यानी कि यह दिखाता है कि चंपारण में जो संघर्ष हो रहा था उसमें गांधी जी की स्थिति ने उनके राजनीतिक विचारों को कैसे प्रतिबिंबित किया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउ द रीडर टू इन जैसे कि इनफेयर गांधीज व्यू ऑन हिज ओन जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर क्लू है आपका एक वर्ड, यानी कि इसमें बोल रहा है कि पाठ्य सूत्र की पहचान करें जो पाठक को गांधी जी के बारे में उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। एक आपका आंसर के लिए क्लू दे दिया है, एक वर्ड है आपका, तो वह है आपका ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण थे वो, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट नंबर 1। क्या है भैया कि गांधी यूज द वर्ड टर्निंग पॉइंट टू रेफर टू द चंपारण इंसिडेंट बिकॉज इट डैश, यानी कि चंपारण की घटना के संदर्भ में, मतलब ये जो है चंपारण का जो घटना हुआ था उसमें एक टर्निंग पॉइंट शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह क्या है, ये था गांधी जी का फर्स्ट इंसिडेंस जो कि इंस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंट हेल्प पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट एंड बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि गांधी जी का सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का पहला उदाहरण था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था, और यहाँ पर लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो होता है ना उसको चख लिया कि कैसे हम आजाद यहाँ पर हो सकते हैं। भारत का आजादी के लिए यहाँ पर एक नींव रखा गया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है ना तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके यहाँ नीचे देखिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द मैन, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द मनुष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह है हमारा चिंतनशील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विथ एंड with its synonym. It had never excited for any other purpose than to set beds for people, यानी कि रेखांकित जो वाक्य है उसको पहचाने और पर्यायवाची आपको उसको बदल करके इस तरह से लिखना है, जैसे कि it had never excited for any other purpose than to learn people, यहाँ पर था ना आपका than to set beds for the people, तो यहाँ पर आएगा lure to people, यानी कि यह लोगों को लुभाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी अस्तित्व में नहीं था। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू, यहाँ पर टू स्टेटमेंट, यानी कि आपको दो स्टेटमेंट दे दिया उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला यहाँ पर क्या दे दिया है कि द वर्ल्ड ऑफर्स लिविंग बीइंग अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि संसार जीवों को सुखमय जीवन प्रदान करता है, ठीक है भैया। यहाँ पर दूसरा क्या है कि हाउएवर ओनली कॉम्पेशनेट पीपल कैन एंजॉय दिस प्लेजर्स, यानी कि हालांकि केवल दयालु लोग ही उन सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वन कैन बी इन्फ्रेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि इन वन सेंटेंस रैशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट, इट इज चैलेंजिंग फॉर अदर्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिसअपियर ऑफ वैगाबॉन्ड्स लाइफ, यानी कि एक वाक्य में दिए गए कथन का यहाँ पर आपको युक्तिकरण करना है कि आवारा के जीवन की निराशा को समझने में सक्षम होना दूसरों के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वैगाबॉन्ड, यानी कि क्योंकि ज्यादातर लोगों के अनुभव आवारा लोगों से अलग होते हैं, इसलिए आवारा के जीवन को समझना बहुत ही मुश्किल वाला काम है भैया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इसके आगे वाली लाइनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स सिनोनिम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, द मैन who thought that the world was a rat trap lived a life that was जैसे कि इंटरेस्टिंग, तो वो होगा आपका मोन्टोनियस, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर आप नीरस, ठीक है। यानी कि जिस आदमी ने सोचा था कि दुनिया चुएदानी है वह दिलचस्प जीवन जीता था, वो नीरस जीवन जीता था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं सिनोनिम इसका।
अगला है यहाँ पर हाँ छठा क्वेश्चन है कि द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी कि यहाँ पर जो ये आपका एक्सट्रैक्ट है उसमें मिजाज को डैश के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है, तो है आपका कॉशियस यानी कि सावधान के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपको कोई पांचवें में 5 क्वेश्चन, क्या बात है, 5 क्वेश्चन अटेंड करना है और ये जो है आपको अटेंड करना है इसमें एक क्वेश्चन 40 से 50 शब्दों के अंदर। ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चन सही से अटेंड कर लेते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा भैया। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप, यानी कि द रैट ट्रैप जो कहानी है आपका स्टोरी है उसका मैसेज क्या है भैया, तो वो है एडला ट्रीट द पैडलर एज इफ ही वाज अ कैप्टन, यानी कि एडला जो था वो फेरी वाले के साथ यानी पैडलर के साथ ऐसा ट्रीट करती है जैसे कि वो एक कैप्टन है। अगला है द पैडलर गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यानी पैडलर को पावर मिलती है कि अपने आप को वो क्लियर कर सके। अगला है बच्चों मैसेज लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, यानी कि इसके अंदर जो मैसेज मिलता है वो ऐसा मैसेज है कि संदेश प्रेम दया और शक्तिशाली सुधारक का इसके अंदर मैसेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मुकेश फैमिली इन लॉस्ट स्प्रिंग जैसे कि रिवील अबाउट जेंडर रोल, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश के परिवार का वर्णन लैंगिक भूमिका के बारे में क्या बताता है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि रिवील्स जो है सो कि पैट्रिसी एंड जैसे कि इनइक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के साथ व्यवहार में पितृसत्ता और असमानता को उजागर करता है कि कैसे महिलाओं और पुरुषों में ट्रीटमेंट करने में असमानता दिखाई जाती है। कुछ और बातें यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को अभी भी यहाँ पर कई सारी चीजों से सामना करना पड़ता है, समाज में बहुत ज्यादा नीचे देखा जाता है, जैसे कि मुकेश की भाभी के साथ हुआ। ठीक है, कि महिलाओं को अपने चेहरे को ढककर परिवार में बड़े पुरुषों को सम्मान करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की बातें आप इस क्वेश्चन के आंसर मतलब इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुकेश के परिवार के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है, यानी जो चंपारण में जो बटाईदार थे शेयर क्रॉपर्स थे उनका मेन प्रॉब्लम हुआ दिक्कत हुआ क्या है भैया, तो प्रॉब्लम क्या था, द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट दैट वेयर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी यहाँ वहां की जो भूमियां थी वहां की जो जमीनें थी वो बहुत बड़ा बड़ा डिवाइड कर रखा था, जो कि इंग्लिश मैन जो थे ना अंग्रेज लोग वो कंट्रोल करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, यानी कि वहां जो कह लीजिए एक तरह से व्यापार वाला कृषि था ना जो जिससे पैसा कमाया जाता था वो इंडिगो था। द लैंडलॉर्ड फोर्स ऑल द टेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. This was done by a long term contract, यानी कि वहां का जो लोग था शेयर क्रॉपर्स था चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, उनका प्रॉब्लम हुआ क्या था, उनका प्रॉब्लम यही था कि उनको फोर्स किया जाता था कि भैया तू इंडिगो उगा, इंडिगो उगा, ये जो नील है ना उसकी खेती कर। अब नील की खेती चलो वो कर लेगा, लेकिन जितना नील का खेती करेगा उसको सरेंडर करना है एज ए रेंट, एज ए किराया दे रहा है आप वो। ठीक है, 15% ऑफ देयर होल्डिंग यहाँ पर बताया गया है, वहां पर आपको उगाना है ये और इसको सरेंडर कर दो यहाँ पर इंडिगो को एज ए रेंट। और उसके बाद क्या होगा, ये एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, डील चलेगा, ये नहीं कि 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, नहीं बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। जिससे क्या होगा, अगर आप इंडिगो नील जो है अपना जमीन पे ज्यादा लंबे समय तक उगाओगे तो भैया दिक्कत हो जाएगा, आपका खेत बंजर होने का समस्या और ज्यादा बढ़ जाता है, खाओगे क्या भैया। तो ये मेन प्रॉब्लम था शेयर क्रॉपर्स का चंपारण के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी शुक्ला जी जो थे हमारे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे, तो वो थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए कि राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, यानी कि वो भी एक बटाईदार थे। कहाँ के बटाईदार, चंपारण के। ही वाज इलिटरेट बट रिजल्ट, यानी कि वह पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे, वो जो चीज ठान लेते थे वो चीज करके रहते थे। He had to come the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. He was sure that Gandhi ji could help them. He want Gandhi ji to come to Champaran district, so he want to meet Gandhi ji. यानी कि वो चाहते थे गांधी जी से मिलना ताकि जो यहाँ पर चंपारण के अंदर जो दिक्कत समस्या बढ़ रहा है ना भैया,
कम से कम गांधी जी आएंगे हमारे गांधी जी तो कुछ ना कुछ तो ये जो इंजस्टिस हो रहा है उसको ठीक करेंगे ही करेंगे ना, इसीलिए वो गांधी जी से मिलना चाहते थे और वो इसके लिए कांग्रेस सेशन में भी गए उधर साइड में कंप्लेन करने के लिए इनजस्टिस के खिलाफ, ठीक है, उधर साइड, और गांधी जी के पीछे पीछे लग गए हमारे, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है गांधी जी शुक्ला मतलब शुक्ला जी जो है वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था एक तरह का टीचर जो कह लीजिए यहाँ पर गांधी जी बोलने वाला था, गांधी जी को स्विमिंग सिखाएगा पगला, छोड़िए। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था वो डगलस को कैसे एक स्विमर बना दिया, एक तैराकी बना दिया। तो देखिए उसने बहुत सारी चीजें की, उसने प्रैक्टिस के लिए बोला उसको, ठीक है, और भी बहुत सारी, उसका फियर जो था ना, वो जो सांस नहीं ले पाता था पानी के अंदर, उस चीज को बाहर निकाला। उसने ऐसी चीजें उसको सिखाई कि कैसे वो अंडर वाटर सांस ले सकता है, उसको पैर मारना सिखाया कि पानी के अंदर कैसे पैर मार सकता है। पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर, यानी कि उसने एक कह लीजिए टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके एक यहाँ पर स्विमर, एक तैराकी उसको बना दिया, किसको, डगलस को, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाउ डिड द क्रोफ्टर ट्रीट पैडलर एंड व्हाई, यानी क्रोफ्टर जो था उसने पैडलर के साथ, जो फेरी वाला था उसके साथ कैसा ट्रीट किया। तो क्रॉफ्टर जो था वो भैया एकदम अकेला बंदा था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, वो अकेला रहता था। उसने क्या किया, एक उसको मतलब एक कंपनी चाहिए था कि कोई उसके साथ आ जाए और उसका जो ये लोनलीनेस है यानी कि अकेलापन है उसको दूर करे। तो पैडलर को उसने बुलाया, उसने पैडलर का वेलकम किया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पैडलर जो था आवारा था, उसका कोई वेलकम करता नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्रोफ्टर ने उसका वेलकम किया और उसको यहाँ पर जो सो की काफी सारी चीजें ऑफर की, जिसमें से तंबाकू ऑफर किया, उसमें एक चीज ये भी काउंट कर सकते हैं, उसके साथ ताश खेला और इवन उसने उसकी अर्निंग दिखाई, क्रोफ्टर ने अपनी अर्निंग दिखाई कि देखो भैया पैडलर मैं इतना कमा रहा हूं, और ये जो अर्निंग है, ये जो पैसा उसे कमा रखा है, ये कहाँ रखा है क्रॉफ्टर ने, वो भी चीज उसको दिखाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ कैसा ट्रीट किया और क्यों किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दिया है, कल ही वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो फ्लैमिंगो वाला जो बुक है उसके अंदर से जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कल के पेपर में आ सकते हैं, उसका वीडियो बना दिया है, जरूर जाकर के देखिएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच, एंड 2 गुने 2 बोले तो 4 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 2 गुने 2, क्या बात है, मैथ भी पढ़ाने लग गया हूँ आजकल। खैर देखिए यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा छठे क्वेश्चन के अंदर जो कल आपका पेपर आएगा उसमें, ठीक है। और आंसर का लिमिट है 40 से 50 शब्दों का। इस बार एक चीज ना और चेंज हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई ने एक चीज नया मतलब नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल 40 से 50 शब्दों का आपको लिमिट दे दिया, तो आपको इसी लिमिट के अंदर लिखना है। जैसे 50 शब्द का लिमिट है तो 55 तक चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जो आंसर आपका 60 शब्दों में लिख देते हैं, तो ये चीज आपका यहाँ पर कट्टा हो जाएगा इस बारी, ठीक है। तो जो आपका वर्ड लिमिट दिया है इस बारी आपको खास ध्यान रख करके अपना आंसर लिखना है बच्चों, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं, जिसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर के अंदर जो क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इन द एनिमी हाना's thoughts that action हाना's thought and action regarding Tom were in Jasuki Discord support this statement with example from the यानी कि द एनिमी में जो टॉम के संबंध में हाना के विचार और कार्य असंगत थे उनके बारे में आपको बताना है। तो आंसर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, जैसे कि सडाओ के साथ घर के अंदर वापस ले जाती है और इस तरह की बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम एंड डैडी टोल्ड अबाउट हिज टीन लैग एंड हाउ किड्स called him Lamby Lamb. Why do you think Mr. Lamb shared these details? State 2 reasons to support your answer. यानी कि आपने देखा होगा उसके अंदर जो मिस्टर लैम है उसको बच्चे चिढ़ाते हैं, लैमी लैम आ गया, लैमी लैम आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों है और वो जो है ये सारी डिटेल शेयर क्यों करता है, आपको अपना आंसर लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम जो है सो इंटेंडेड टू शो डैरी दैट इज ओके टू बी इम्परफेक्ट, यानी कि वो डैरी को दिखाते हैं कि अगर आप इनपरफेक्ट हो, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो शरीर के रूप में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। He wanted to show डैरी that he is not alone, यानी कि वो दिखाना चाहते थे डैरी को कि वो अकेला नहीं है। और इसी तरह से आपको ये आंसर लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई जो है सो कि टिशानी दोशीज राइटिंग स्टाइल इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड स्टेट 2 एस्पेक्ट्स दैट characterize
जो है सो कि यहाँ पर इट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा में तिशानी दोषी की लेखन शैली जो है उनके स्टाइल को पहचाने और पाठ के उदाहरण का उपयोग करते हुए इन विशेषताओं का बताते हुए पहलुओं को आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगर मैं चलूं तो हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 120 से 150 शब्दों के अंदर और 5 नंबर का रहेगा आपका 7वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज सोहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। यानी कि यहाँ पर आपको लॉस्ट स्प्रिंग के बेसिस पे बताना है कि क्या साहेब चाय पर टी स्टॉल जो था वहां पर काम करके खुश था, यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सोहेब जो था वो आपका हैप्पी नहीं था, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सोहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल इवन जो है सो कि thought he is paid more and given his meals but he is no longer his own master. The steel जो है कि कंसिस्टेंट seem to be heavier than the plastic bag, यानी कि वो इससे खुश नहीं था। अब सिग्निफिकेंस क्या है जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है उसका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग जो ये टाइटल है उसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन के अथवा में यानी चॉइस में एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप शोज that basic human goodness can be brought out by understanding and love। कहने का मतलब ये है कि वर्णन करे कि जो द रैट ट्रैप कहानी है आपका कैसे दिखाती है कि समझ और प्रेम से बुनियादी मानवीय अच्छाई को बाहर लाया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखो यार वहां पर आपने एडला और यहाँ पर पैडलर के बारे में देखा, जैसे कि पैडलर एक बहुत बेकार बंदा था लेकिन एडला ने उसको ऐसा ट्रीट किया कि वो जो है खुश हो गया बंदा और धीरे धीरे उसके अंदर की अच्छाइयां जो है बाहर आने लग गई। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है हमारा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। यानी कि आपको इन दो क्वेश्चनों में 8वें में दो क्वेश्चन आपको दे देगा, पहला और दूसरा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करके देना है। ठीक है, अपनी आंसर शीट के अंदर मतलब लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि डू यू थिंक being human is the greatest virtue and treating an enemy is not a sin, explain taking reference of the enemy। कहने का मतलब यह है कि क्या आपको लगता है कि मनुष्य होना सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है और शत्रु यानी कि जो दुश्मन होने का इलाज करना पाप नहीं है। दुश्मन का संदर्भ लेते हुए यानी द एनिमी, दुश्मन नहीं, द एनिमी जो चैप्टर है उसका संदर्भ रेफरेंस लेते हुए आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट द रीजन बीइंग जैसे कि व्हाटएवर इज आवर नेशनैलिटी, जैसे कि जेंडर, कलर, कास्ट और जो क्रीड, वी आर ह्यूमन फर्स्ट। यानी कि मैं इस कथन से सहमत हूं कि इसका कारण यह है कि हमारी राष्ट्रीयता, लिंग, रंग, जाति या पंथ जो भी हो, हम पहले इंसान हैं और being embroiled in conflict and controversies is the side product of our egoism and ideology। तो इस तरह से करके आपका ये पूरा का पूरा आंसर दे रखा है। इसमें बताया गया है कि मैं देखो इससे सहमत हूँ यहाँ पर पहली बात तो, और साथ ही साथ बोल रहा है कि इसका कारण यह है कि हमारी जो राष्ट्रीयता है, लिंग है, जाति है, उससे पहले हमारे यहाँ पर क्या आता है, इंसानियत आता है। संघर्षों और विवादों में उलझना रहना हमारे अहंकार और विचारधारा का ये एक कह लीजिए सिंबल है। ये मुद्दे किसी भी विचार के बारे में धारणा में अंतर के कारण मौजूद है। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर आंसर, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहीं पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है वो अगर नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में यानी दूसरे में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि चिल्ड्रन आर जो है कि नीन ऑब्जर्व, दे नोटिस एवरी हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग, इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप बीइंग अननोटिस्ड बाय देम, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बच्चे उत्सुक और पर्यवेक्षक होते हैं, मतलब देखने वाले होते हैं। वे अपने आसपास होने वाली हर घटना को नोटिस करते हैं, किसी भी रूप में हो, कोई अन्याय हो रहा हो, सब चीजों को वो देखते हैं। आपका जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला जो है ना चैप्टर, उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन
करना है। तो आपने यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि कैसे अपने आसपास में बड़ों की छोटी सी हरकत भी बच्चों द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दी जाती। वे अपने भाग्य से मेल नहीं खाते, बल्कि मौके मिलने पर ही विद्रोही हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। साथ ही साथ आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि इफ गॉट राइट ग्रूमिंग विथ देयर करेज, विल पावर, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड जैसे कि फार सिग्नेशन, दिस सीड्स चिल्ड्रन ब्लूम इन द बोथ वर्जन्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर सही परिवेश मिल जाए ना, तो अपने साहस, इच्छा शक्ति, मेहनत, दृढ़ संकल्प, धैर्य और दूरदर्शी से बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बेसिस पे आपको इसका आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि एजुकेशन टू अप ब्रिंग देमसेल्फ फ्रॉम द मैस ऑफ इग्नोरेंस एंड जो है सो कि एरोसिटीज। यानी कि यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एजुकेशन होता है, जो पढ़ाई होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है लोगों को आगे बढ़ाने में, मदद करने में और इधर उधर की चीजों को दूर करने में। यानी इसी प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि शिक्षा मतलब जो होता है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जागरूक होने के नाते उन्होंने खुद को अज्ञानता और अत्याचारी की गड़बड़ी से ऊपर उठाने के लिए शिक्षा जैसे कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ हमारा सैंपल पेपर भी खत्म हो जाता है। इंग्लिश का चौथा सेट का सैंपल पेपर, फोर्थ सैंपल पेपर भी हमने खत्म कर लिया। आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए लाइक जरूर किया कीजिए बच्चों। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो लाया उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।